नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर मैंने अक्सर देखा है कि जब बाजार में भारी उथल-पुथल मचती है तो अच्छे सॉलिड पोर्टफोलियो भी डगमगा जाते हैं। हाल ही में खबरें आई हैं कि सरकार तेल का उपयोग कम करने और सोने की खरीदारी से बचने जैसी चेतावनियां दे रही है। ऐसे में एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आज हम किसी भी तरह के शोर शराबे से दूर रहेंगे और सिर्फ डेटा और फैक्ट्स के आधार पर बात करेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य सिर्फ एक है, कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी अपनी पूंजी को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम 6 मुख्य पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, ग्लोबल मैक्रो संकट। दूसरा, सोने का आयात और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। तीसरा, 1990 के खाड़ी युद्ध से आज की तुलना। चौथा, विदेशी निवेशकों का बाजार से बाहर जाना। पांचवां, वैल्यूएशन के आधार पर रीबैलेंसिंग। और अंत में एसआईपी के साथ अनुशासन बनाए रखना। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े मुद्दे से शुरुआत करते हैं, ग्लोबल मैक्रो संकट, और इसमें विशेषकर तेल और महंगाई का खतरा। अब ये 22% सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। पश्चिमी एशिया में जो तनाव चल रहा है उसने कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। हम जितना भी सामान आयात करते हैं उसका 22% हिस्सा सीधे तौर पर पेट्रोलियम या कच्चे तेल से जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता है तो देश का $174 बिलियन का इंपोर्ट बिल सीधे तौर पर हिट होता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर तेल की कीमत में सिर्फ $10 प्रति बैरल का भी उछाल आता है तो अर्थव्यवस्था को लगभग 77,000 करोड़ रुपए का भारी झटका लगता है। और जब तेल महंगा होता है तो जाहिर है महंगाई भी बढ़ती है। अब सवाल ये है कि इस महंगाई की सबसे ज्यादा मार कहाँ पड़ती है? बैंकिंग, ऑटो और रियल एस्टेट, ये तीनों सेक्टर्स महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के मामले में हाई रिस्क जोन में आते हैं। सोचिए, ब्याज दरें बढ़ने से रियल एस्टेट और बैंकिंग पर भयंकर दबाव आता है और कच्चा माल महंगा होने से ऑटो सेक्टर की कमर टूट जाती है। एक निवेशक के रूप में इस विशिष्ट साइकिल यानी दुष्चक्र को समझना हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे बड़े मैक्रो खतरे पर, भारी मात्रा में सोने का आयात और हमारा तेजी से घटता हुआ विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स बफर। पिछले साल के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। देश ने लगभग $72 बिलियन का सोना आयात किया। मतलब हमारे कुल आयात का 9% हिस्सा सिर्फ सोने की खरीदारी में चला गया। अब एक तरफ तेल महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ हम इतना भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और यही वजह है कि हमारा फॉरेक्स बफर अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे खिसक गया है। लेकिन इतना सोना अचानक से क्यों आयात हुआ? इसका सीधा सा कारण है सरकार द्वारा आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी में लगातार की गई कटौती। ड्यूटी को 15% से घटाकर 10.75% किया गया और फिर इसे सीधे 6% कर दिया गया। इसी छूट ने सोने की भारी मांग को जन्म दिया। लेकिन अब चूंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व खतरे में है तो इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार वापस से इस ड्यूटी को बढ़ा दे। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा, गोल्ड स्टॉक्स पर इसका बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो क्या हमें घबराना चाहिए? चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, जहां हम 1990 के खाड़ी युद्ध से आज के हालात की तुलना करेंगे। इतिहास हमें अक्सर सही रास्ता दिखाता है। देखिए, जब बाजार में इस तरह का तनाव होता है तो पैनिक सेलिंग करना एक बहुत ही आम बिहेवियरल बायस है। लेकिन जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था तब भी हालत बिल्कुल आज जैसी ही थे। वो युद्ध करीब 7 महीने चला। तेल की कीमतें $15 प्रति बैरल से दोगुनी होकर सीधे $30 तक पहुंच गई थी। हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि देश के पास केवल 2 सप्ताह का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा था और सरकार को मजबूर होकर सोना तक बेचना पड़ा था। लेकिन आज की स्थिति को 1990s से कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त सेंसेक्स सिर्फ 1000 अंक पर था और रिजर्व सिर्फ 2 हफ्ते का था। आज भले ही ग्लोबल दबाव है, लेकिन हमारे पास $90 बिलियन से भी ज्यादा का एक बहुत ही मजबूत फॉरेक्स बफर मौजूद है और सेंसेक्स 75,000 के पार है। मार्केट्स ऐसे मैक्रो झटकों से न सिर्फ सर्वाइव करते हैं बल्कि शानदार रिकवरी भी दिखाते हैं। इसलिए एक लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए धैर्य रखना ही सबसे सही रणनीति है। हमारा चौथा पॉइंट एक ऐसे मुद्दे पर है जो आजकल न्यूज़ में छाया हुआ है, विदेशी निवेशकों का पलायन। आखिर ये कैपिटल फ्लाइट क्यों हो रही है? FII या विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में भारी बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन इसे देश की किसी अंदरूनी कमजोरी या विफलता के रूप में देखना गलत होगा।
तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? जरा इस तुलना को देखिए। कोरिया की केवल 2 सेमीकंडक्टर कंपनियों सैमसंग और एसके हाइनिक्स की सिर्फ एक तिमाही की कमाई 59.7 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत की सभी 5,000 लिस्टेड कंपनियों की कुल कमाई 49 बिलियन डॉलर के आसपास है। विदेशी पूंजी फिलहाल कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों में चल रहे शानदार एआई और सेमीकंडक्टर बूम के पीछे भाग रही है। ये महज ग्लोबल कैपिटल फ्लो का मामला है। इसके अलावा कुछ नीतियां भी हैं जिन्होंने इस कैपिटल फ्लाइट में योगदान दिया है। ऊंचे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एलटीजी टैक्स और डेट फंड्स पर लगने वाले नए टैक्स ने विदेशी निवेशकों को सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन ये स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। जिस दिन ये एआई का बूम थोड़ा धीमा पड़ेगा, ये सारा कैपिटल वापस से इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ मीन रिवर्ट होगा। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, यानी हमारा 5वां पॉइंट, वैल्यूएशन आधारित रीबैलेंसिंग। बाजार गिरने पर हमें करना क्या चाहिए? पैनिक में आकर बेचने के बजाय हमें एक पेशेवर ढांचे का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ काम आता है मीन रिवर्जन का सिद्धांत। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी एसेट की कीमत, चाहे वो कितनी भी ऊपर या नीचे चली जाए, अंततः अपने लॉन्ग टर्म औसत पर वापस लौट ही आती है। जो निवेशक अपनी पूंजी बचाना चाहते हैं, उनके लिए यह कॉन्सेप्ट किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। इसके लिए बस इस सिंपल चेकलिस्ट को फॉलो करें। सबसे पहले किसी भी इंडेक्स का 5 साल का औसत प्राइस टू बुक पीबी या प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियो चेक करें। फिर उसकी तुलना आज के करंट वैल्यूएशन से करें। अगर आज की कीमत उस 5 साल के औसत से नीचे है, तभी वहां पूंजी लगाएं। और जब बाजार रिकवर हो और वैल्यूएशन वापस महंगा हो जाए, तो अपना मुनाफा बुक कर लें। गिरते हुए बाजार में आंख बंद करके पैसा लगाना गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा है। चलिए इसे कुछ रियल डेटा से समझते हैं। बैंक निफ्टी का वर्तमान प्राइस टू बुक रेशियो 1.86 है, जबकि इसका 5 साल का औसत 2.6 रहा है। इसका साफ मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अभी अपने औसत से काफी नीचे है और निवेश के लिए एक अच्छा कंफर्ट जोन दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी रियलिटी और स्मॉल कैप 250 को देखें। उनका वर्तमान पीई रेशियो उनके 5 साल के औसत से कहीं ज्यादा है, यानी ये अभी भी काफी महंगे और ओवरहीटेड हैं। डेटा हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कहाँ निवेश सुरक्षित है और कहाँ हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। छठा पॉइंट, एसआईपी के साथ अनुशासन। सच कहूं तो सबसे बड़ी लड़ाई बाजार के साथ नहीं, हमारे अपने दिमाग के साथ होती है। जब न्यूज़ चैनल्स पर हर तरफ लाल निशान दिखते हैं, तो पैनिक होना नेचुरल है। यहीं पर एसआईपी एक सुरक्षा कवच का काम करता है। जब बाजार गिरता है, तो आपकी एसआईपी उसी पैसे से ज्यादा यूनिट्स खरीदती है, जिससे निवेश की कुल औसत लागत कम हो जाती है। अगर आपने डर कर एसआईपी रोक दी, तो आप एक अस्थायी नुकसान को स्थायी नुकसान में बदल देंगे। बाहर के शोर को म्यूट कीजिए और अपने अनुशासित निवेश प्लान पर डटे रहिए। अंत में मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म पैनिक की वजह से हमें अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को रोक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बाजार की अस्थिरता और मैक्रो संकट आते रहेंगे, लेकिन जो निवेशक डेटा को समझकर वैल्यूएशन पर ध्यान देकर अपनी पूंजी का संरक्षण करना सीख जाते हैं, वही असली सफलता पाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।